बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारी पुस्तिका का आज तीसरा अध्याय, यानी कि ये अध्याय हम शुरू करेंगे और ये हमारी दूसरी इकाई जिसका नाम है सरकार के तहत आता है और इस अध्याय का नाम भी है कि सरकार क्या है। बच्चों ये जो पूरा अध्याय है ये हमारे देश की, राज्यों की और ग्रामीण क्षेत्रों की जो शासन व्यवस्था होती है उससे संबंधित है, यानी कि ये जितनी भी शासन व्यवस्था होती है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसलिए हम हमारे इस अध्याय के तहत ये जानेंगे कि सरकार क्या होती है, साथ में सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। हमारा इस अध्याय का जो पहला भाग है वो है सरकार का अर्थ और कार्य तथा सरकार के विभिन्न स्तरों से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे पूरे पाठ के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके हम उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके अंदर सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस प्रश्न का उत्तर हम इस अध्याय के तहत जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सरकार क्या करती है ये भी हमें इस अध्याय से पता चलेगा और निर्णय कैसे लेती है सरकार, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि अलग अलग तरह की जो सरकारें हैं जिसमें लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकारें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उनमें दोनों सरकारों में क्या अंतर होता है। तो इन प्रश्नों को लेते हुए हम इस पूरे अध्याय की चर्चा करेंगे और इनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे अध्याय को इन तस्वीरों से। यहां पर जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं बच्चों, ये तस्वीरें हैं अखबारों की। अखबार आपने सभी ने देखे हैं, हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, उसमें ऐसी हेडलाइंस आती है मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई। तो ये क्या है भाई, हम एक बार देखते हैं। जैसे ये है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, यानी कि सरकार से कोई मांग की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, यानी कि सरकार ने बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको राहत सामग्री, यानी कि उनके जो सुविधाओं की जो चीजें हैं जो प्रदान की है बाढ़ पीड़ितों के लिए। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। देखो यहाँ पर प्याज की यानी कि सब्जी की बात की है कि प्याज के जो दाम हैं, यानी कि जो प्याज की खरीद है उसका मूल्य बढ़ गया है, तो उसलिए इस कारण सरकार ने उसके दामों को निर्धारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, यानी सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, इसलिए इसमें भी देखो कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार, यानी कि इसमें भी सरकार का एक सुझाव आ रहा है, एक सलाह आ रही है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये भी अब ऐसे बहुत सारी सुर्खियां होती हैं हमारे अखबार में बच्चों, आप भी रोज अखबार देखते हैं, हमारे विद्यालय में भी पेपर आता है, तो उसमें ऐसी हेडलाइंस आती है जिसके पीछे सरकार लिखा हुआ होता है। तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सरकार क्या चीज है, ऐसी कौन कौन से कार्य हैं जो इसके द्वारा किए जाते हैं। आपके जो इन सुर्खियों में जो चीजें दी गई है उससे संबंधित यहाँ पर एक गतिविधि है जो हमें करके देखनी है। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, हमने इनको देख लिया। इसमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन सुर्खियों में से उन कार्यों को उठाना है जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। कामगारों के अधिकारों की रक्षा की बात की जा रही है, यानी कि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा कर रही है। यहाँ पर प्याज के दाम निर्धारित कर रही है, यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को की संख्या के चयन के बारे में सरकार कार्य कर रही है, यहाँ पे कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन की बात कर रही है सरकार, और यहाँ पे 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, यानी कि सूखे के निदान के लिए सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके कार्यों की क्या बनानी है, सूची बनानी है। ये जितने भी कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ऐसे कार्यों की आप सूची बना सकते हैं। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है?
आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। इन सारी सुर्खियों से या अखबारों की और भी सुर्खियों से हम क्या देखते हैं कि सरकार का जो कार्य है वो बहुत ही विस्तृत है। विस्तृत का मतलब यानी कि बहुत सारा कार्य है जो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस बात पर बच्चों आप ये चीजें देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश की पूरी बागडोर सरकार के हाथों में होती है। अब ये सरकार क्या है और ये क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये बार बार में सरकार का जो नाम आ रहा है, तो ये सरकार है क्या। इसके लिए बच्चों हमारे देश को चलाने के लिए देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, राज्यों में बहुत सारे जिले हैं, जिलों के अलावा बहुत सारे गांव हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा ढांचा है हमारे देश का, और ये देश सुचारू रूप से चले, यहाँ पर सभी काम निर्धारित और व्यवस्थित तरीके से हों, साथ में हर व्यक्ति की हर जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए, हर व्यक्ति को हर आवश्यकता की चीज़ें प्रदान की जाए। इसके साथ में हमारे देश में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे बाढ़ की दुर्घटना है, अकाल की दुर्घटना है, ऐसे बहुत सारे हमारे प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, साथ में और भी कई सारे सुविधाएं होती हैं। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को बनाए रखने के लिए हमें एक व्यवस्था की, हमें कुछ लोगों की, संस्थाओं की, इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारी जो सरकार होती है वो एक ऐसे ही लोगों का समूह होती है, ऐसे ही संस्थाओं का समूह होती है जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, जो पूरे देश के लिए कार्य करते हैं और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारा विद्यालय है, विद्यालय के अंदर हम देखते हैं इतने सारे विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको चलाने के लिए जो लोग होते हैं सभी मिलकर कार्य करते हैं। विद्यार्थी भी सहभागिता करते हैं, अध्यापक भी करते हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी भी करते हैं, साथ में ग्रामीण लोग भी विद्यालय के संचालन में अपनी भागीदारी देते हैं, तभी पूरा विद्यालय चलता है। लेकिन उस विद्यालय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। तो वो जो लोग हैं और उन लोगों के द्वारा जो समूह के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो वो विशेष लोग हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो विद्यालय का प्रबंधन करने वाली एक समिति है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश को चलाने के लिए भी सभी लोग भागीदारी निभाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का समूह होता है, वह समूह और कुछ संस्थाएं पूरे देश को संभालने की विशेष जिम्मेदारी निभाती हैं, जिसे ही हम सरकार कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। देश के सुचारू संचालन या शासन चलाने के लिए जो लोग और संस्थाएं कार्य करती हैं उसे सरकार कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है बच्चों, जो आप लिखकर याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यानी कि हमारे देश के सुचारू यानी कि अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो लोग और संस्थाएं कार्य करते हैं उसी को सरकार कहते हैं। ठीक है, अब हर देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। भारत देश में ही सरकार नहीं है बच्चों, विश्व के जितने भी देश हैं सभी को सरकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार के लोगों के द्वारा ही देश के लिए निर्णय लिए जाते हैं और उनको जो भी कार्य किए जाते हैं वो भी सरकार के लिए ही, सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में सरकार बनी हुई है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो सरकारें हैं जो विश्व के जितने भी देशों का शासन चलाती हैं, ये शासन चलाने के अलावा और कौन कौन से कार्य करती हैं, तो इनके लिए हम एक सूची देखते हैं कार्यों की। सबसे पहले होता है सार्वजनिक निर्माण के कार्य। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, निर्माण का मतलब बनाना, कार्य ऐसे कार्य जो सभी लोगों के काम में आए, ऐसी जो भी सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करना। इसके अंदर क्या क्या आते हैं बच्चों, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका सभी उपयोग करते हैं? जैसे हमारा विद्यालय है, जैसे अस्पताल है, जैसे सड़कें हैं, पुल है, तालाब है, नल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, या फिर कोई धर्मशाला का बनाना है, या किसी रेल की पटरियों का बनाना है। ये जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं
जो हमारे लिए काम में आते हैं, जिनका उपयोग सभी जनता के द्वारा किया जाता है, तो ये सार्वजनिक स्थल बनाने का काम कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है और फिर उसका कार्य किया जाता है। आपने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में ऐसे बहुत सारे कार्य करवाए हैं। अगर आप शहर में रहते हो तो भी आप देख सकते हो कि शहर के लिए विकास के लिए भी सरकार बहुत सारे सुविधाएं प्रदान करती है, बहुत सारी बिल्डिंग बनवाती है, सड़कों का मरम्मत करवाती है, टूट फूट सुधरवाती है, गाँव में पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, चौपाल बनाना, ये सारे कार्य कौन करता है? सरकार करता है। यानी पहला कार्य होगा सार्वजनिक जो भी स्थल होते हैं उनका निर्माण करना। दूसरा है आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। निर्माण कार्य के अलावा जो भी सुविधाएं होती है, अब सुविधाओं में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे स्वास्थ्य की सुविधा। स्वास्थ्य की सुविधा हमें कौन प्रदान करेगा? सरकार। जिसमें क्या होगा? अस्पताल तो बना दिया, अस्पताल के अंदर सारी सुविधाएं, जो भी उपकरण है वो लगाना, नर्स लगाना, डॉक्टर की व्यवस्था करना, वहां पर अस्पताल की सफाई की व्यवस्था करना, तो ये सुविधा भी हमें कौन प्रदान करता है? सरकार। साथ ही विद्यालयों की सुविधा, विद्यालय के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति करना, अध्यापकों को सुविधाओं के लिए बहुत सारे उपकरण प्रदान करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें प्रदान करना, ये सभी सुविधाएं भी सरकार प्रदान करती है। इसके अलावा क्या होता है? डाक विभाग जो हमारी चिट्ठियों का लाना ले जाने का कार्य करते हैं। परिवहन विभाग हमें सेवा प्रदान करते हैं, किसकी? रोडवेज के द्वारा हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लाया ले जाया जाता है। रेल विभाग भी बहुत हमें सुविधा प्रदान करता है, यानी कि रेल विभाग के द्वारा भी समय समय पर जो रेलें चलाई जाती हैं उनकी व्यवस्था, उनके सुचारू जो समय सारणी का निर्धारण, वहां के कर्मचारियों का चयन, सारा कार्य किसका होता है? सरकार का होता है। तो इस तरीके से आवश्यक जो सुविधाएं हैं, जिसमें बिजली, पानी, परिवहन, संचार, डाक, रेल सेवाएं, पेट्रोल पंप की सेवा भी हमें, यानी कि जो भी हम डीजल पेट्रोल लेते हैं वो सेवाएं भी हमें सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भारत पेट्रोलियम का यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, साथ ही हमारे रेल परिवहन का यानी कि रेल विभाग का ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जितनी भी ऐसी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, वो सभी प्रदान करने का कार्य भी किसका है? सरकार का है। आगे हम देखते हैं और क्या कार्य है भाई? सामाजिक मुद्दों के कार्य। सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं भाई? समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे संबंधित समस्याएं, उनसे संबंधित उनके अधिकार, उनके अवसर, वो सभी प्रदान करना भी सरकार का कार्य है। और बच्चों इसके लिए सरकार क्या करती है? जन जन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, आपने सुना हो तो आपके लिए या आपके परिवार वालों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, ऐसे सामाजिक मुद्दों के तहत आती हैं। जैसे भामाशाह कार्ड बनाया गया है, आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये जितने भी कार्य होते हैं बच्चों, ये सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं और यह भी सरकार करती है। साथ ही सरकार सामाजिक लोगों को समानता बनाने के लिए कानूनों का निर्माण भी करती है। ठीक है, और उनको विशेष जो प्रावधान दिए जाते हैं छात्रवृत्ति के या कोई और भी सुविधाएं, पेंशन दी जाती है, ये सारे कार्य सामाजिक मुद्दों के तहत आते हैं और ये भी कार्य करती है कौन? सरकार। तो सामाजिक मुद्दों के तहत जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए योजना बनाई जाती है, वृद्ध लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जो विशेष योग्य जन हैं उनको विशेष छात्रवृत्ति या फिर पेंशन प्रदान की जाती है। तो इस तरीके के कार्य भी सरकार करती है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे कार्य सरकार करती है, जिसके अंतर्गत आता है देश की सीमाओं की रक्षा करना। आपने अगर हमारा मानचित्र देखा होगा तो उस मानचित्र में भारत का जो नक्शा है उसके चारों तरफ एक सीमा बनी हुई है और उस सीमा में बहुत सारे देशों का मिलान होता है, यानी कि हमारे बहुत सारे जो देश हैं वो हमारी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये देश हमारे देश पर आक्रमण भी कर सकते हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैला सकते हैं। तो ऐसी सारी घटनाओं को रोकने के लिए जो हमारी सीमाएं हैं देश की, उन सीमाओं की रक्षा करना भी सरकार का कार्य है। और यह रक्षा कैसे की जाती है बच्चों? हमारी सीमाओं के चारों तरफ बहुत सारे सुविधा युक्त उपकरणों का वहां पर लगाए जाते हैं, टैंकर लगाए जाते हैं, कैमरे लगाए जाते हैं देखने के लिए, और बहुत सारे जो फोर्स होती है, जो सेनाएं होती हैं वो लगाई जाती हैं। तो ये कार्य भी कौन करता है? सरकार करती है। दूसरों देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाने का कार्य, यानी कि जब भी आप देखोगे हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं या हमारे कोई विदेश मंत्री
प्रधानमंत्री होते हैं वो दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वार्ता करते हैं। इससे क्या होता है कि संबंधों में मिठास आती है, शांतिपूर्ण संबंध बनते हैं, जिससे हम लोगों के साथ में, विदेशी लोगों के साथ में, विदेशी देशों के साथ में व्यापार भी करते हैं, अपनी सामग्री उनको देते हैं, कुछ सुविधाएं भी हम उनसे लेते हैं। तो इसीलिए दूसरे देशों से जो अच्छे संबंध बनाने का कार्य भी सरकार का होता है। समझ में आया? और प्राकृतिक विपदा के समय सहायता प्रदान करना, जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं बच्चों, जिसमें जनहानि भी होती है, साथ में वहाँ के जो बहुत सारे संसाधनों की हानि भी होती है। तो ऐसी स्थिति में भी सरकार लोगों को सुरक्षित रखती है, उनके जो हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए उनको सहायता प्रदान करती है, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, राहत कार्य चलाए जाते हैं। जैसे बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश से चारों तरफ पानी फैल गया है और लोग उसमें डूब रहे हैं, उनके घर डूब गए हैं, तो ऐसी दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा राहत कार्य चलाया जाता है। ऐसे लोगों के लिए कैंप बनाए जाते हैं, उनको रखा जाता है, उनको भोजन प्रदान किए जाते हैं, वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, जितनी भी आवश्यक सामग्री होती है, स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं, वो सभी कार्य कौन करता है? सरकार करती है। इसके लिए बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी, जिसके अंतर्गत गुजरात के अंदर भूकंप आया था, तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे और लोगों के घर ढह गए थे। तो उस समय जो भी राहत कार्य प्रदान किया गया था वह सरकार के द्वारा ही प्रदान किया गया था। वहां सेना भेजी गई थी, हेलीकॉप्टरों से लोगों को निकाला गया था, एक जगह से जमीन में से लोगों को निकालने का जो भी कार्य किया गया था वो भी सरकार के द्वारा किया गया था। और फिर उसके बाद में कई सालों तक वहां पर बहुत सारे निर्माण कार्य करवा कर गुजरात को दोबारा से व्यवस्थित बनाया गया। तो ये सारे कार्य भी किसके हैं? सरकार के हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना भी सरकार का कार्य है। प्राकृतिक संसाधन में क्या आते हैं? हमारी प्रकृति में जो भी चीजें हैं, जैसे पर्वत हैं, नदी हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, तो इनकी रक्षा करना भी किसका कार्य होता है? सरकार का कार्य होता है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी रक्षा नहीं की जाएगी तो हमारी प्रकृति पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी सरकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाती है, पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए अभ्यारण्य खोलती है, वन खोलती है, वन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य भी सरकार करती है। कानून बनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों, सरकार का कानून बनाना और उसे लागू करना। यानी कि हमारे लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और इससे हमारे लोगों को समानता और न्याय प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से आपको पूरे अध्याय के रूप में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी कार्य हैं बच्चों जो हमारी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब आप ये समझें कि इतने सारे सरकार कार्य करती है तो ये कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे कार्य हो गए, अब इनको करने के लिए सरकार जो होती है वो किस तरीके से लगती है, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिसके कारण सरकार पूरे कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। तो इसके लिए बच्चों ये होता है कि हमारे देश में अलग अलग कार्यों को करने के लिए सरकारों ने अपने स्तर बना लिए हैं। स्तर कैसे? जैसे मान लो हमारा पूरा विद्यालय बहुत बड़ा है, पूरे विद्यालय को कोई एक दो व्यक्ति नहीं चला सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग कक्षाओं को बांट देते हैं। ठीक है, पहली से 5वीं की कक्षा को एक तरफ एक साथ रख देते हैं, फिर 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं को एक, फिर 9वीं 10वीं को एक और 11वीं 12वीं को एक। इस तरीके से हम जब विद्यालय का कक्षाओं का विभाजन कर देते हैं तो उससे पूरा विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चलता है। हर कक्षा में मॉनिटर की व्यवस्था कर देते हैं, हर कक्षा अध्यापक लगा दिया जाता है, तो पूरा विद्यालय बहुत अच्छी तरीके से संचालित होता है ना। इसी तरीके से हमारे देश में भी जो सरकार होती है उनको अलग अलग स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है और 3 तरीके से ये स्तर विभाजित किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों? सरकार के ये स्तर हैं बच्चों 3। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ये 3 स्तर हैं। जो हमारा राष्ट्रीय स्तर है वो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार आती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के बारे में आप अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार
में जो मंत्रिमंडल होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं। दूसरा जो हमारा स्तर आता है बच्चों, वो होता है राज्य स्तर। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आपको पता है अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे पूरे देश को राज्यों में विभाजित किया गया है। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं वर्तमान में? 29 राज्य हैं। कितने हैं? 29। तो ये जो राज्य स्तर पर ये जो सरकारें होती हैं, ये 29 राज्यों में अपने अपने राज्य के लिए निर्णय लेती हैं और अपने अपने राज्य के लिए कार्य करती हैं। इनको राज्य सरकारें कहा जाता है। आपका जो भी राज्य है, उस राज्य के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री होंगे, कुछ मंत्री होंगे आपके पूरे राज्य का शासन चलाने के लिए, तो ये राज्य सरकारें कहलाती है। ठीक है। फिर राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे जिले होते हैं और जिलों में बहुत सारी पंचायतें और गांव होते हैं। आपने सुना होगा, या आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो आप किस शहर में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, वहां की व्यवस्था कौन चलाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अपने जो भी लोग हैं, आपके अध्यापक हैं या फिर आपके कोई भी अड़ोस पड़ोस में हैं या पिताजी हैं, उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि अभी हमारे किसके द्वारा शासन चलाया जा रहा है। तो वो होती है बच्चों स्थानीय सरकार या स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में जितनी भी गांव की, शहर की या मोहल्ले की सरकारें होती हैं, जिले की सरकारें होती हैं, वो सभी आती हैं। और इनके बारे में हम आपकी ये जो पुस्तिका है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इस सरकार के स्तर के बारे में यानी स्थानीय स्तर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दोनों स्तर हैं, जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर, ये आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम इस पुस्तिका में इस वाले स्तर की बात करेंगे। ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पूरे देश का शासन किस प्रकार से चलता है, क्योंकि सरकारों ने अपने अपने कार्यों को भी बांट रखा है, शक्तियों को भी बांट रखा है। राज्य सरकारें अलग कार्य करती है अपने राज्य के लिए, फिर स्थानीय सरकारें अपने स्थानीय लोगों के लिए कार्य करती है, गांवों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश का जो शासन होता है, पूरे देश के जो कार्य होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है, मानचित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों ये जो मानचित्र है, ये इसलिए है ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि हमारा जो देश है उसमें कौन कौन से राज्य हैं और वहाँ की सरकारें किस तरीके से कार्य करती है। कितने राज्य हैं हमारे देश में? 29 राज्य हैं। और 29 राज्यों का आप यहाँ पर ये मानचित्र देख सकते हो। सबसे पहले तो बच्चों हम ये देख लेते हैं मानचित्र में कि हम मानचित्र को जब भी देखते हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मानचित्र की जो दिशा होती है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है और जो नीचे की तरफ मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। ठीक है। आपका जो दायां हाथ होगा जिससे आप लिख रहे हो, उससे वो पूर्व दिशा होती है और इधर की तरफ पश्चिम दिशा होती है। ये जब भी आप मानचित्र पढ़ो तो आप ध्यान रखा करो। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश की सीमाएं, आपको यहाँ पर ये जो नीले रंग की सीमाएं दिख रही हैं, ये हमारी जलीय सीमा है। जलीय सीमा का मतलब ये हमारे समुद्र हैं। यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है ये समुद्र है, यहाँ पर अरब सागर है, ये आपको दिख रहा होगा अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा समुद्रीय यानी कि जलीय सीमा है। सरकार जलीय सीमा की रक्षा के लिए भी बच्चों कार्य करती है। ठीक है। अगर ये आप ऊपर देख रहे हो, ये वाली जो सीमा है हमारी, ये स्थलीय सीमा है और ये विदेशों से लगती है। जैसे इधर पाकिस्तान से लग रही है, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, यहाँ चीन से लग रही है, यहाँ म्यांमार से लग रही है, यानी कि ये हमारे पड़ोसी देश हैं और इन पड़ोसी देशों से हमारी सीमाएं लगती हैं। तो सरकार का ये भी कार्य होता है कि इन सीमाओं पे हमारी रक्षा करना, हमारे देश के लोगों की रक्षा करना। तो ये कार्य भी हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं सरकार के स्तरों की। तो अगर पूरे देश का हमें शासन चलाना है तो वो केंद्र सरकार चलाती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कार्य करती है। राज्य स्तर पर कार्य क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, ये राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये केरल है। तो ये बहुत सारे हमारे देश में जो 29 राज्य हैं वो अलग अलग हैं। मानचित्र में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है, अपनी पुस्तिका में मानचित्र देख सकते हो। अगर आपको पुस्तिका में नहीं मिलती है तो आप मानचित्र खरीद के ला सकते हो। उसको जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है। ये मानचित्र इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सको कि हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं
वो कौन अपने लिए कैसे कार्य करती है। जैसे राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार कार्य करेगी। अब राजस्थान जो ये राज्य दिख रहा है ये भी बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे जिलों में विभाजित है और जिलों के अलावा गांवों में विभाजित है। तो इनका पूरा जो शासन चलाया जाएगा राज्य के अंतर्गत वो स्थानीय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पूरे जो देश की सरकारें कार्य करती हैं। समझ में आ गया। ये जो हमारा भाग है बच्चों, इसके अंतर्गत हमने इस भाग के अंतर्गत ये पढ़ा कि सरकार क्या होती है, सरकार कौन कौन से कार्य करती है और सरकार कार्य करने के लिए अपने आप को कितने स्तरों में विभाजित करती है। तो इसके लिए हमने 3 स्तरों की बात की, जो केंद्र स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। इनके बारे में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका जो हम दूसरा भाग पढ़ेंगे अध्याय का, उसके तहत हम ये जानेंगे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।